गुड मॉर्निंग मित्रों। आइए हम लोग तैयारी की कड़ी में आज फिर वर्णमाला का कुछ भाग हिंदी में छूटा हुआ है, उसको हम पूरा कर दें। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं टोटल? 52। 52 में कौन कौन से हैं? 13 स्वर हैं, 45 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब उच्चारण स्थान हर परीक्षा में, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे लेखपाल हो, सिपाही हो, दरोगा हो, उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान पे एक क्वेश्चन फिट रहता है। आइए हम आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक बताते हैं जिससे आप लोगों को इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने और एक बार सुनने की जरूरत पड़ेगी, इसको रटने की जरूरत एकदम नहीं। जैसे देखिए, पहला है नासिका। नासिका से हम शुरू करते हैं और नासिका में आता है अंग, अंग, य, ड, न, म। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय नाक का सहयोग लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? नासिका वर्ण या नासिक्य। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं नासिक्य वर्ण। जैसे बोलिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा परीक्षा में, आप उसको नाक बंद करिए, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, उत्तर निकल आएगा। जैसे पहला अंग, अंग को आप नाक बंद करिए, ऐसे कोई अंग नहीं कर पाएंगे, अंग नहीं कर पाएंगे। य को ऐसे नाक बंद करिए, नहीं आ रहा है ना। इसको आसान तरीका कि नाक बंद करिए, पढ़िए। जो शब्द पढ़ने में नहीं आ रहा है चारों ऑप्शन में से, वही नासिक्य है, वो नाक की सहायता से ही बोला जा सकता है। अंगा हो गया, अंग हो गया, य हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया। इसमें 6 है। 6 वर्ण ऐसे हिंदी वर्णमाला में हैं जो नाक के सहारे बोले जाते हैं, इन्हें नासिक्य कहते हैं। उसके बाद आता है दंत मूल। एक दंत होता है और एक दंत मूल होता है। दंत मूल को वर्ष भी कहते हैं, र और ल होता है। दंत मूल का मतलब यह है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय आपकी जीभ दांत के मूल को टच करे। मूल मतलब जड़। जैसे दांत है, दांत के ऊपर क्या है? जबड़ा है, तो जड़, दांत के जड़ को टच करे। जैसे र का उच्चारण जब भी कर रहे हैं तो आपकी जीभ कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, दांत के बस जस्ट सटा हुआ है, जहाँ दांत की जड़ जहाँ से शुरू होता है वहां जा रही है। ल, आपकी जीभ कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, दांत के मूल में जा रही है। तो यह क्या हो गया? दंत मूल हो गया। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा आपको। बोल दीजिए एक बार चारों ऑप्शनों में से जो जिसमें दांत के मूल को टच करती है वो ठीक है। इसमें र और ल, इसमें 2 वर्ण हैं। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब घाटी, जिसको घाटी कहते हैं, गांव की शुद्ध भाषा, देहाती ठेठ भाषा में कहते हैं घाटी। यहां से ऊपर, मतलब जैसे ऊपर, जैसे मुंह का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरा तल्ला होता है, उसके जस्ट पीछे एकदम होता है, उसको कहते हैं मूर्धा। जैसे एक स है जो, इसको कहते हैं मूर्धन्य स। री है और ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ। अड़ा नहीं, अड़ा किस में आता है? नासिक में आ जाता है। तो 6 वर्ण इसमें भी आ जाते हैं आपके। ये मूर्धा से बोले जाते हैं। श, जैसे ये ख वाला श जो है, खटकोण वाला स, हम लोग पढ़ते तो बताते हैं खटकोण वाला स, इससे खटकोण दिखा आता है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी जीभ ऊपर टच करती है, यहाँ पे जाकर के। ये होता है मूर्धन्य श। इसमें जो ये री है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। री कौन सा है? उच्चारण स्थान री का कहाँ है? मूर्धा है। ट वर्ग का कहाँ उच्चारण स्थान है? तो मूर्धा है। फिर आता है दंत।
जिसके उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में आपकी जीभ दांत को टच करे, सीधे दांत में आके टच हो जाए। जैसे आप कहे त, जब बोलेंगे त, थ, द, ध, तो आपकी जीभ कहाँ जा रही है? दांत को टच कर रही है। और इसको कहते हैं दंती स, जिसको छोटका सा बड़का सा कहा जाता था। बचपन में पढ़ाया जाता था याद करने के लिए कि छोटका सा है ये बड़का सा है, जिसको छोटका सा ये दंती सा, छोटका सा बड़का सा ये गलत है, छोटा बड़ा ये गलत है। उच्चारण उसका करिए सही, बस न कोई छोटा न कोई बड़ा है। तो ये क्या हो गया? स, ठीक है। और इसके बाद आता है दंती के बाद ताल। तो दंत में क्या हो गया? जिसके उच्चारण करते समय आपकी जीभ दांत को टच करे वो दंत हो गया। दंत वर्ग में आता है त वर्ग और स। और जिसके उच्चारण में दांत के मूल को टच करे वो दंत मूल होता है। र और ल इसमें दो ही शब्द होते हैं। फिर आता है ताल, ठीक है। आप लोगों ने स को पढ़ा हुआ तालव्य स। ताल कहाँ होता है? सर के यहाँ के जस्ट ठीक नीचे, मुंह में, ऊपरी छत का ठीक बीच वाला भाग, जहाँ हल्का सा गड्ढा होता है, उसको कहते हैं ताल। जब आप उच्चारण करते हैं जैसे लगता है कि यहाँ से आ रहा है, ऊपर से, ई, च, छ, ज। हमने बताया दंत मूल जहाँ होता है जस्ट उसके पीछे, मतलब ऊपरी मुंह का ऊपरी छत के ठीक बीच में जहाँ आपकी जीभ टच करती है, वो कौन से होते हैं? वो तालव्य होते हैं। तो ये स कौन सा स हो गया? ये तालव्य स। इसका स्थान कहाँ हो गया? उच्चारण स्थान तालु। और इन वर्णों को कहते हैं तालव्य, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको उच्चारण में ओठों का प्रयोग होता है। जैसे ऊ, जब बोलेंगे आप इसको तो आपके ओठ आगे आते हैं, मुंह बनता है आपका। इसके अलावा जब भी आप बोलेंगे प, फ, दोनों ओठों का प्रयोग, दोनों ओठों का प्रयोग हो रहा है इसमें। प, फ, ब। नहीं तो ऐसे मुंह खोल के दिखा दीजिए बोल के, हम समझे। जैसे स आप बोल रहे हैं, स ओठ नहीं टच किया, लेकिन प बोलना हो तो प नहीं बोल पाएंगे बिना ओठ की सहायता से। तो जो प वर्ग है, म को छोड़ करके, क्योंकि म नासिक के है, इसमें चार है, प, फ, ब और भ, इसमें टोटल हो गए 6। ये ओष्ठ, ठीक। उ और प वर्ग ये ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है? ओठ पे है। फिर आता है कंठ। कंठ माने गला, यहाँ पे एकदम जहां तक आपकी उंगली जा सकती है, जहां तक पानी जाकर रुकता है। जैसे पानी आप घूंट लेते हैं, पानी जहां जाकर रुकता है वो कंठ से लगे को वहां से आवाज आ रही है, ठीक है। वो होता है कंठ। इसे पढ़िए आ। पूरा मुंह खुल जाएगा, पूरा मुंह खुला रहेगा आपका, लगेगा यहाँ से आ, ठीक। अह, क, ख, ग, घ। क्या हो गया? ये कंठ वर्ण हो गया कि कंठ से बोला जा रहा, पूरा मुंह खुला हुआ है, किसी की कोई सहायता नहीं, केवल कंठ की सहायता से। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ और ओठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। कंठ और ओठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, ये हो गया कंठोष्ठ। ओ, मतलब ओ जब बोलेंगे तो आपके ओठों का प्रयोग हो रहा है और पूरा मुंह खुला लग रहा है, गले से आ रहा है। ओ, आ मतलब ये चंद्रकांठ बिंदी जब लग जाती है तो चांद। दंतोष्ठ, जो दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है, इसमें एक शब्द है केवल वह। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कंठ और ताल, इसमें कंठ का भी प्रयोग हो, ऊपर जीभ आपके स्पर्श करे किसको? ताल को। ए, जैसे लग रहा कि
कंठ और ताल ऊपर का दोनों का प्रयोग हो रहा है, ए और ऐ। ये तो हो गए आपके उच्चारण स्थान। इसको हमने लिख दिया था पहले से, ताकि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करा सकें। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, बहुत काम की चीज़ है। और इस वीडियो को आप एक बार सुन लीजिए, 2 बार बोल के प्रयास कर लीजिए। बोलिए कि जैसा लिखा है, जैसा हमने बताया, क्या वैसा हो रहा है। वैसा हो रहा है तो फिर रटने की क्या जरूरत है, फिर याद हो जाएगा। अब देखिए, घोष स्वरों का विभाजन जो है, वर्णों का विभाजन घोष और अघोष के आधार पे किया जाता है। घोष का मतलब स्वर तंत्री में कंपन। ये ऐसे समझ में नहीं आ गई। घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब होता है झंझनाहट। जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, हमने इसको पटक दिया, थोड़ी सी आवाज आई। लेकिन अगर ग्लास को हम पटक दें तो झंझन झंझन करती है, बात तक उसकी आवाज देर तक झंझनाती है। कहने का मतलब ऐसा माना जाता है कि स्वर तंत्र होते हैं, जैसे वीणा में तंत्र होते हैं, वैसे गले में भी कुछ तंत्र होते हैं, कुछ रेशे होते हैं, जिनकी सहायता से हम स्वर व्यंजन जो भी कुछ बोलते हैं उसी की सहायता से बोलते हैं। वही जिसका खराब होता है स्वर तंत्र, वो गूंगा हो जाता है। तो जब जिस वर्ण को पढ़ने में स्वर तंत्रों में कंपन होता है वो घोष वर्ण होता है, उसको सघोष कहते हैं। और जिसको पढ़ने में स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है वो अघोष वर्ण होता है। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जिसको पढ़ने में देर लगती है, देर तक पढ़ा जाता है, वो क्या होता है? सघोष होता है। जैसे क ख ग घ अ। लेकिन इसको आप रीजनेबल ढंग से पढ़िए तो क ख ग घ अ। तो आपको लगेगा इसमें कि पहला और दूसरा वर्ण ऐसा होता है जिसको बोलने में घोषक तो नहीं हो रहा है। क ख जैसे कमल, खग, खरगोश, इसमें क और खग दोनों में बोलने में कम जोर दिया गया है दोनों पे। लेकिन वही कहा जाए गमला, ग पे ज्यादा जोर है। घड़ी, घ पे ज्यादा जोर रहता है, घ में घोषक तो होता है, कंपन ज्यादा होता है। तो पहला और दूसरा ये क्या है? अघोष है। जैसे हर वर्ग का, जैसे क वर्ग में क ख ग घ आता है, तो पहला और दूसरा अघोष होगा, इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। और 3 4 5 मतलब ग घ अंग, ज झ य, ठीक है, ड ढ अड़, ब भ म, ये क्या होते हैं आपके? ये सघोष होते हैं। अंतिम 3 सघोष होते हैं और प्रारंभिक 2 क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी स्वर आपके हैं सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं? ये सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर टोटल 13 स्वर क्या है? ये सघोष है। और व्यंजन में कौन सा घोष है? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। एक होता है ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी वर्ण क्या होता है? जिसमें आपकी जीभ रगड़ खा के गर्मी पैदा करे। जीभ रगड़ खा के गर्मी पैदा कर रही है तो बात पता नहीं चल पाएगी भैया। वो भी दिमाग एग्जाम के समय और टेंशन में रहता है, तो कैसे पता चलेगा जीभ रगड़ खा रही? जीभ तो शब्द पढ़ने में ऐसे रगड़ खा जाती है उस समय, एग्जाम के समय। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसमें जीभ रगड़ खा रही है, किसमें नहीं खा रही है?
तो इसको ऐसे मत पढ़िए, अपने देहाती भाषा में आइए, गांव की भाषा में, लोकल लैंग्वेज जो आप यूज करते हैं उसमें देखिए। उसमें क्या कहा गया, उष्मा किसमें होती है सबसे अधिक, भाप में। उष्मा भाप में अधिक होती है, क्योंकि आप खुली पतीली में दाल बनाएंगे ज़्यादा समय लगता है, कुकर में बनाएंगे तो कम समय लगता है। क्यों, भाप, उसमें भाप का प्रयोग होता है, वो दाल भाप से पकती है आपकी, तो भाप निकलेगी, उष्मा पैदा होगा तो मुंह से क्या निकलेगी, भाप। इसमें 4 वर्ण हैं, स, ख, श, तीनों स है और ह। जब भी इसको आप पढ़ेंगे आपके मुंह से भाप निकलेगी। आप मुंह लगा, हाथ लगा के देख लीजिए मुंह से, श, ह, श, ह, भाप निकल रही है बोलने पे आपके। ये इसको कहते हैं ऊष्म संघर्ष से। उष्मा निकल रही है, संघर्ष होने के मतलब संघर्ष किससे, जीव के रगड़ खाने से उष्मा निकल रही है। लेकिन उष्मा से मत जाइए, आप भाप से याद रखिए इसको। जिन वर्णों को पढ़ने पे भाप निकलती है मुंह से, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ऊष्म संघर्षी। ये कन्फर्म हो गया इतना। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको अगला क्या है। ठीक, ये कंप्लीट हुआ इतना। नासिक हो गया, दंतमूल। नासिक में कौन है, अंग, अंग, अ, न, म, 6 वर्ण है दंतमूल में। इसको वक्त भी कहते हैं। तो दांत की जड़ से बुरा जाता है, र और ल है। 2 वर्ण है मूर्धा में, एक री है, एक खटकोण वाला श है, मूर्धन्य श जिसे कहते हैं, और ट वर्ण, जिसको कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। ठीक है। और उसके बाद दंत में आता है, जिसको बोलने में आपकी जीभ दांत को टच करती है, त वर्ग है, और ये दंती स है। फिर तालव्य है, जिसमें ताल को टच करती है आपकी जीभ, ई, च वर्ग, य और श। ऊष्म संघर्ती क्या हो गया, श, ख, श, भाप निकल रही है। ओठों के प्रयोग से किन वर्णों का उच्चारण होता है, उ और टोटल प वर्ग। कंठ से किसका होता है, अ, आ, अह और पूरा क वर्ग। और उसके बाद ह, क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ। कंठोष्ठ क्या होता है, जिसमें कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग होता हो, ओ, औ, आ। ये 3 हो गए इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दंत ओठ, जिसमें दांत ओठ का प्रयोग होता है, केवल एक शब्द है वह। और जिसमें कंठ और ताल दोनों का प्रयोग होता है, वो है ए और ऐ। घोषत्व के आधार पे, मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे क्वेश्चन जब भी आएगा, स्वर तंत्रियों में कंपन आएगा, लेकिन आप उसको समझे रहिए कि झंझनाहट है। जैसे बीड़े के तार कैसे छू दीजिए, आप बीड़ा का तार नहीं भी तो कोई 2 तार लीजिए, 2 जगह बांध दीजिए उसको, और टाइट बांधिए, और उसको ऐसे टच कर लीजिए, तो झंझनाहट होती है, एक आवाज़ आती है, झंझनाहट आती है, काफ़ी देर तक होती है। और ऐसे समझना तो मच्छर के बोलने में झंझनाहट होती है, मच्छर जब बोलता है कान के पास में आके, उसी टाइप की आवाज़ आती है। यह कौन सा हो गया आपका, स्वर तंत्रियों में कंपन होती है तो क्या होता है, सघोष होता है। 3, 4, 5 सघोष हैं, और पहला और दूसरा वर्ण क्या है, अघोष है। सारे स्वर कौन से हैं, सारे स्वर हो गए सघोष। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्राणत्व के आधार पर, देखते हैं वर्गीकरण क्या है। प्राण मतलब होता है हवा। जैसे गांव वगैरह में पहले जब किसी की डेथ होती थी तो नहीं कहते थे सीधे सीधे कि आदमी मर गया, ठीक है, या प्राण निकल गए फला के। अंग्रेजी में बोला जाता है कि, अंग्रेजी में नहीं कहता, कहते हैं कि ही इज डेड। डॉक्टर आता है, कहता है आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। डायरेक्ट नहीं कहता कि ही इज डेड। ठीक, तो प्राणत्व के आधार पे वर्णों का प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। अब प्राण मतलब होता है हवा। मुंह से हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, मतलब आदमी के अंदर प्राण है। हवा का आना जाना बंद हो गया, मतलब प्राण क्या हो गए, निकल गए। तो लोग कहते हैं कि हवा
नहीं, अब हवा खत्म मिलती है, ये नहीं कहते थे कि मर गया। तो हवा मतलब प्राण। ठीक, अब देखिए इसमें दो वर्णन है, अल्प प्राण अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण माने जिसमें कम हवा निकले, जिस वर्ण को बोलने पे हवा कम निकले वो कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है। और जिस वर्ण के उच्चारण में हवा मुंह से ज्यादा निकले वो महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण कौन कौन होंगे भैया बताइए? 1, 3, 5 हर वर्ग का, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, प, ब, म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। से बोलिए इनको आप, क, ख, ग, घ, अंग। तो ख जैसे पढ़िए कमल और खरगोश। जब खरगोश बोलेंगे आप या खग तो हवा लग रहा है ज्यादा निकल रही है। कमल कहेंगे तब, कलम कहेंगे तब कम हवा निकल रही है। लेकिन कहें खरगोश और गमला कहेंगे तब गमला। गमला साथ घड़ी कहना हो तो घड़ी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा हवा निकल रही है, मुंह ज्यादा खुल रहा है। तो अल्प प्राण में जो होता है कि मुंह जिसमें कम खुले, मुंह जिसमें आपका कम खुले, से कमल, गमला। जिस वर्ण को बोलने में मुंह ज्यादा खुले वो कौन सा हो जाएगा? वो महाप्राण हो जाएगा। जैसे खरगोश, खग, घड़ी, घर, ज्यादा मुंह खुल रहा है, ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो जो ज्यादा बड़ा होगा वो महाप्राण हो जाएगा, उसके अंदर महाप्राण है, उस वर्ण के अंदर महाप्राण है, बड़ा प्राण है। और ये छोटा प्राण है, जिसमें मुंह कम खुले वो छोटा प्राण है। ठीक, तो ये प्राण हवा के आधार पे तो आप नहीं समझ पाएंगे इसको, अब कोई नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग जो समझते होंगे वो कहते हैं कि हमने समझ लिया, लेकिन मुंह खुलने के आधार पे आप इसको आराम से पकड़ लेंगे। जिसमें कम मुंह खुले जो शब्द बोलने में, वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। जिस शब्द को बोलने में मुंह ज्यादा खुले, लगे कि अंदर से बहुत आवाज आ रही है, वो क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राणत्व के आधार पे वर्गीकरण हो गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन हो गए? 1, 3, 5 हर वर्ग का, और महाप्राण 2 और 4। महाप्राण हमेशा जोड़े में होते हैं, जैसे 2 होगा 4 होगा, सम संख्या होती है। अल्प प्राण विषम संख्या होगी, 1, 3, 5। ठीक, इसके बाद एक उच्छिप्त व्यंजन आता है, उच्छिप्त व्यंजन। या इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, इसमें आपकी जीभ उच्छिप्त, फेंका आपने, नीचे गिर गई। आपकी जीभ तेजी से ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। जितना तेज ऊपर जाएगी उतनी तेज नीचे आएगी। ऊपर तालू को टच करेगी, रगड़ खा के नीचे तुरंत आ जाएगी। मूर्धा को स्पर्श करती है। उच्छिप्त हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करती है। किसको करती है? मूर्धा को स्पर्श करती है, और फिर झटके से नीचे आती है। क्या होता है? झटके से नीचे आती है। वो क्या होता है? द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन नए व्यंजन सर्वथा बनाए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा ट, ठ, ड, पढ़ा आपने, ड पढ़ा आपने, ढ पढ़ा।
ठीक है। इसी के नीचे अगर बिंद लगा दिया जाए तो ये क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक, इसको कहते हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। जैसे ढंग, जैसे ड से क्या होता है, डमरू। आपने पढ़ा ना, ड से क्या होता है, डमरू। ठीक है। लेकिन अगर ड्रम लिखना हो तो यहां बिंदु रहेगा। ढ से पढ़ा आपने ढक्कन, और ढंग लिखना हो तो ये नीचे रहेगा, ये ढंग है। ठीक, तो ये हो गया आपका द्विगुण व्यंजन या क्षिप्त व्यंजन। इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। हमने कहा कि ये बनाया गया है, इनका विकास किया गया है, यह विकसित व्यंजन है। और ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो संस्कृत वर्णमाला में नहीं है लेकिन हिंदी वर्णमाला में है। तो वो कौन से व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है या उच्छिप्त व्यंजन है। ड और ढ के नीचे जब बिंदी लग जाती है तो कौन से व्यंजन हो जाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं। इसमें जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है और मूर्धा को स्पर्श करने के बाद झटके से नीचे आती है। ठीक है, इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि यह संस्कृत में नहीं है और उसका गुण दूसरा हो जाता है, डबल हो जाता है, इसीलिए उसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिसमें दो व्यंजनों का गुण हो। फिर देखिए ड और ढ, हमने पढ़ाया द्विगुण व्यंजन ड और ढ। अब इसका भी कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, दोनों मूर्धन्य है। क्या है, मूर्धा है, दोनों सघोष हैं। क्या है, ये ड और ढ, ये द्विगुण व्यंजन जो है, ये द्विगुण व्यंजन ड और ढ दोनों मूर्धा हैं, दोनों सघोष हैं। लेकिन प्राणत्व के आधार पर इनका वर्णन अलग अलग दिया गया। ये ड है, ये अल्प प्राण है, और ढ है, ये महाप्राण है। क्या है, ये महाप्राण है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसके बाद बचता है आपका एक चीज और, आयोगवाह। आयोगवाह आयोगवाह में दो आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। किसी चीज के ऊपर, जैसे ढंग है या रंग है, ये अंग जब लग जाता है तो ये क्या है, मात्रा, ये इसको अनुस्वार कहते हैं। जो नाक से शुरू होता, अनु स्वर, रंग, ठीक है, ढंग, गंग, जब उस शब्द का प्रयोग करेंगे आप तो आपका जीव और आपके वर्ण का उच्चारण स्थान नाक से होके गुजरेगा, इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग सबसे लास्ट में लगता है। अह की मात्रा, ये किसकी मात्रा है, अह की मात्रा है। हाँ, इतना ये तो आपका पूरा हो गया। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हमको जानना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी डिक्शनरी में जो नहीं मिलते हैं, डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं। वर्णमाला में तो हैं लेकिन डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं। डिक्शनरी में क्यों नहीं मिलते हैं, डिक्शनरी में सारी शब्दकोश,
शब्दकोश में हिंदी शब्दकोश खोजने लगेंगे तो वो शब्द नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उससे कोई शब्द शुरू ही नहीं होता है। तो ऐसे कितने शब्द हैं? ऐसे 5 शब्द हैं, 5 शब्द हैं, ओ सॉरी वर्ण, 5 वर्ण ऐसे हैं जिनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है या शुरू नहीं हो सकता है। भाई भविष्य है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, नए नए कलाकार आ सकते हैं, हो सकता है कोई दे दे शब्द, भविष्य की बात नहीं कर सकते, लेकिन अब तक न कोई शब्द शुरू हुआ है न कोई शुरू होगा। अब ये वर्ण हैं कौन कौन से? जैसे आपने पढ़ा होगा अंगा, तो क से कबूतर पढ़ा जाता था, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा माने कुछ न, अंगा माने कुछ न। तो कहने का मतलब ये अंगा से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। इसी तरह च छ ज पढ़ेंगे आप तो उसमें इया आता है, य से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। अड़ से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। कभी कभी अंताक्षरी आप लोग खेलते रहे होंगे तो अंताक्षरी में आता था ड़ मिल जाता था, तो उसका भाई उससे कैसे कविता कही जाए, तो अपनी हार मानी जाए, या तो फिर तो उसमें जनरली बच्चे याद किए रहते थे कि ड़ शब्द तुलसी को आया नहीं इसलिए रामायण में आया नहीं। मतलब कहने का यह है कि इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ठीक है, लेकिन र शब्द बाद में आता है। ये 3 हो गया, 5 हमने बताया 5 हैं, और ये कहें क्या? ड, उच्छिप्त वाला और ढ, इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये 5 शब्द ऐसे हैं जो आपको हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनसे कोई शब्द शुरू ही नहीं होता है। अब कुछ क्वेश्चन जैसे देख लिया जाए, ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा, एक आध दो क्वेश्चन जो आया है परीक्षाओं में उसको हम देख लें, उसको बता दें आप लोगों को। जैसे ज्ञ किन वर्णों का संयोग है? तो जनरली याद रखते हैं लोग ज और य का संयोग है, लेकिन ज और य का जब आप बताएंगे इसके नीचे हलंत रहता है, ठीक है। हल का मतलब जैसे ये हुआ क, और क के नीचे हमने हल लगा दिया, ठीक है, हिंदी में हल है। इसका मतलब आधा शब्द, आधा ज और पूरा य मिलके क्या बना है? ज्ञ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था एक बार कि कंठोष्ठ का उदाहरण कौन शब्द है? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का उदाहरण कौन है? उसमें दिया गया था और क्या क्या है? एक, क और न। तो कंठोष्ठ आपने पढ़ा होगा ओ औ, यहाँ औ से शुरू हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ये कंठोष्ठ हो जाएगा। कल हम इस पे आप लोगों को जो 15-20 क्वेश्चन है घुमा फिरा के हर परीक्षा में वही पूछे जाते हैं, तो उसका भी मैं डिटेल वर्णन दे दूंगा, कल बता दूंगा, समझा दूंगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं व्याकरण पे, कारक, ठीक है, विभक्ति और कारक। फिर क्रिया हम पूरा डिटेल पढ़ा देंगे, इतना बढ़िया पढ़ा देंगे आप लोगों को, फिर आप लोगों को उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोग दोहराएंगे और परीक्षा में जाकर के आप लोग 90+ % मार के आएंगे। अगर 20 क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आप लोग कहेंगे सर हमारा तो 19 हो गया, 18 से कम तो किसी का नहीं होने देंगे, ये गारंटी मानने के लिए।
तो इसी के साथ आज की क्लास की विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा शुरू करते हैं। अभी तो आपने वर्णमाला जाना, वर्णमाला के बाद फिर शब्द निर्माण होता है। अच्छा, एक चीज हम बता दें, शब्द क्या होता है। वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है। मुंह से निश्चित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण में दो हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है वो स्वर होता है, और जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन होता है। अब आपने पढ़ लिया वर्ण क्या हुआ, स्वर क्या हुआ, व्यंजन क्या हुआ। अब शब्द क्या होता है। शब्द क्या है, वर्णों के संयोग से बना, वर्णों के संयोग से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, शब्द होता है। देखिए, बहुत क्लियर कट ढंग से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। आप दूसरे को समझाएंगे, आपको कोई समझा के जा नहीं पाएगा इसमें से, ये मेरी गारंटी। अब शब्द तो हो गए, जैसे आपने कहा कि सर क और अ, ये भी तो वर्णों का संयोग है। घ और र, ये भी वर्णों का संयोग है। क और ज्ञ, ये भी वर्णों का संयोग है। क और छ, ये भी वर्णों का संयोग है। शब्द सब हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये कौन सा शब्द है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कौन सा शब्द आपने लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने लिख दिया क और री, ये कौन सा शब्द भाई, इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता, तो शब्द ही नहीं है। शब्द है, इसीलिए शब्दों को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है निरर्थक शब्द और दूसरा होता है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वो सार्थक हैं, जिनका कोई अर्थ ही ना निकले वो कौन से हो गए, निरर्थक शब्द। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को संधि और समास का डिटेल इस बार पढ़ाऊंगा। तो हमने टेट के लिए पढ़ाया था, अलंकार में पढ़ाया था, काफी शॉर्टकट में हमने बता दिया था। इस बार इतना डिटेल बताऊंगा, इतना बढ़िया से बताऊंगा कि आप उसको 60 तरीके से पढ़ के एकदम मजा आ जाएगा आपको। एक निरर्थक शब्द हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है, वर्णों के संयोग से प्राप्त वह शब्द जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द क्या है, वर्णों के संयोग से प्राप्त या बना वह शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना हो, निरर्थक शब्द है। और शेष कल अब विदा लेते हैं। धन्यवाद।